हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, दैट इज गैसियस स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। तो हेडिंग लगाइए, गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला सॉलिड, इसके बाद आता है नेक्स्ट लिक्विड और लास्ट में गैस। ठीक, तो मैटर की 3 फॉर्म है। 3 फॉर्म में हमें मैटर मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड और लिक्विड, ये फर्स्ट और सेकंड टाइप जो है मैटर का, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में। क्लास 11th के सिलेबस में आपके पास है गैसेस। हम इसमें गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, गैसेस के लॉज पढ़ेंगे, गैसेस प्रेशर पर किस तरह डिपेंड करती हैं, वॉल्यूम पर किस तरह डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पर, नंबर ऑफ मोल्स पर, इन सभी वेरिएबल्स पर गैसेस का बिहेवियर क्या रहता है, आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैसेस के लॉज। गैसियस लॉ, 7 लॉज है। इसमें सबसे पहला है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमसे क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित ताप पर किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉयल्स लॉ हमसे कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर जो गैस का प्रेशर होगा वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, विद क्रमानुपाती होगा। मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा, या जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। ऑपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। क्लियर हुआ? तो P इज इक्वल्स टू, जब इनवर्सली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K 1/V। तो इससे हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होते हैं एक K के। ठीक, इस तरह हमारे पास फॉर्मूला आता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3 एंड सो ऑन अप टू N। क्लियर हुआ? ये हमारा बॉयल्स लॉ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ देखें, ये हमारा प्रेशर P और ये 1/V वॉल्यूम। ठीक, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, एक स्ट्रेट स्लोप आता है। ठीक, एक स्ट्रेट स्लोप आता है और ये स्ट्रेट स्लोप हमें क्या दिखाता है कि K जैसे जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्या आया है? K। तो K कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के इक्वल है। तो इस तरह का स्ट्रेट स्लोप आता है। ये है हमारा बॉयल्स लॉ। सेकेंड लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमसे क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, निश्चित दाब पर किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे
वो सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k v इज इक्वल्स टू k इंटू टी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि v1 t1 इज इक्वल्स टू v2 t2 इज इक्वल्स टू v3 t3 अप टू n। क्लियर हुआ? अगर हम चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखें तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। तो ये इस तरह का स्ट्रेट ग्राफ आता है और ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो ये ग्राफ कहलाता है हमारा आइसो बार। क्या कहलाता है? आइसो बार। सेम बार प्रेशर की यूनिट, तो सेम प्रेशर पर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक। क्योंकि यहाँ P क्या है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ये है हमारा दूसरा लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बाद थर्ड आता है हमारे पास गेल-ल्यूसिक लॉ। गेल-ल्यूसिक लॉ हमसे क्या कहता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम निश्चित आयतन पर किसी भी गैस का प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट किया आया, इज इक्वल्स टू टी। तो इस तरह P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 T2 इज इक्वल्स टू P3 T3 अप टू n। क्लियर हुआ? किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इसका ग्राफ देखें अगर हम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ इस तरह का, ये भी एक स्ट्रेट स्लोप दिखाता है और इस ग्राफ को बोला जाता है आइसोकोरिक। क्या बोला जाता है इसको? आइसोकोरिक। और यहाँ कांस्टेंट क्या है हमारा? वॉल्यूम। V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हुए पहले तीन लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेल-ल्यूसिक लॉ। तीनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले में टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरे में प्रेशर कांस्टेंट है और तीसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? इतना नोट करें, फिर आगे के लॉज को देखते हैं। तो फोर्थ लॉ है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ दिया था, इटली के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1811 में 1811 में एक लॉ दिया था जिसको बोला जाता है एवोगाड्रो लॉ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन साइंटिस्ट का नाम ही एवोगाड्रो था, तो उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इस लॉ का नाम रख दिया एवोगाड्रो लॉ। इन्होंने क्या बताया था कि जो गेल-ल्यूसिक लॉ है, जो अभी हमने पढ़ा गेल-ल्यूसिक लॉ, और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो मैंने आपको कराई हुई है, डाल्टन्स के एटॉमिक लॉ और गेल-ल्यूसिक लॉ को कंबाइंड किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो V इज इक्वल्स टू K इंटू N। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे।
और ये कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको थोड़ा सा, कि हमारे पास एक बीकर है, एक ये बीकर है, इसको हमने नाम दिया ए, ये बी, और ये है हमारे पास सी। ए, बी और सी। सपोज इसमें 50 ml है, इसमें 200 ml गैस है, और इसमें 500 ml गैस है। ठीक, इसमें हमने भरा ऑक्सीजन, इसमें भरा हमने नाइट्रोजन, और इसमें भरा हमने हाइड्रोजन। ठीक, इस बीकर ए का वॉल्यूम क्या है? 50 ml। बीकर बी का वॉल्यूम क्या है? 200 ml। और बीकर सी का वॉल्यूम क्या है? 500 ml। तो जितना इसका वॉल्यूम है उतने ही इसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। कैसे? हमें मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। अब हमने यह कंडीशन लगा दी है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म्स हमारे क्या है? कांस्टेंट है। अब जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और R होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तीनों टर्म्स कांस्टेंट हो गए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा या नहीं होगा? इस तरह से हमारा निकल कर आया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हुआ? ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हम सभी को मालूम है कि PV इज इक्वल्स टू nRT होती है, पर ये आइडियल गैस इक्वेशन निकलकर कहां से आई? कहां से पता चला कि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ। ठीक, बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था हमसे? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसके बाद हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में से क्या कह रहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और अभी हमने पढ़ा ये एवोगाड्रोस लॉ। और एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर हम इन तीनों लॉस को इक्वेशन 1 माने पहले को, इसको इक्वेशन 2 माने और इसको इक्वेशन 3 माने, अगर हम इन्हें कंबाइंड करें, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करें, तो हमारे पास निकल कर आएगा V वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T और 1/P। ये निकल कर आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT 1/P। तो V इज इक्वल्स टू, अब यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ कांस्टेंट आता है R, जो कि कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आया RNT/P। इस P को यहाँ ले आओ तो PV इज इक्वल्स टू nRT। यहां से आई है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर हुआ? एवोगाड्रोस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन कहां से निकल कर आई?
नोट करिए दोनों को, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ नंबर 6, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लॉ दिया था डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर के ऊपर। देखिए डाल्टन ने इस लॉ में क्या कहा था कि जब हम किसी बीकर में नॉन रिएक्टिव गैसेस को मिक्स करते हैं, ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्शन ना करें, जैसे हमारी नोबल गैसेस हो गई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडियम, मतलब हमारी नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस हमारी कहाँ मिलती हैं? ग्रुप 18 में। ठीक, ये आपस में रिएक्शन नहीं करती, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। तो सपोज करो कि हर एक गैस का हमारे पास एक एक एटीएम प्रेशर पर है, एक एक एक। ठीक, तो डाल्टन ने क्या कहा था कि जब हम एक बीकर में नॉन रिएक्टिव गैसेस को मिक्स करते हैं तो उस बीकर का टोटल प्रेशर, इस बीकर का टोटल प्रेशर जो होगा वो टोटल प्रेशर P हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। जैसे P ऑफ हीलियम, प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस प्रेशर ऑफ ऑर्गन प्लस प्रेशर ऑफ क्रिप्टॉन प्लस प्रेशर ऑफ जेनॉन प्लस प्रेशर ऑफ रेडॉन। यहां नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं प्रेशर ऑफ जेनॉन। तो हर एक गैस का प्रेशर हर एक गैस का प्रेशर को अगर हम ऐड करें तो वहां से निकल कर आएगा टोटल प्रेशर। ठीक, ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब एक छोटा सा प्रेशर, एक उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लें तो इसके प्रेशर में कमी हो सकती है, और इसमें ऐड कर दें तो वो बढ़ सकता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है कि नॉन रिएक्टिव गैसेस को एक बीकर में अगर हम रखें तो उनके मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो हर एक गैस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट, लास्ट लॉ है हमारा लॉ नंबर 7, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमसे क्या कहता है? अच्छा, दो प्रोसेस होते हैं, एक डिफ्यूजन एक ऑस्मोसिस। दोनों सुने होंगे आपने, ऑस्मोसिस का भी सुना होगा, डिफ्यूजन भी सुना होगा। जो ऑस्मोसिस होता है हमारा वो होता है लिक्विड्स में। जैसे किशमिश का बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है कि आप किशमिश को अगर पानी में भिगा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो फूल जाती है। तो उसमें क्या होता है? ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। गैसेस में आता है डिफ्यूजन। जैसे आप कभी केमिस्ट्री लैब के आसपास जाएंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल टाइम तो वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आती है आपको H2S गैस की, और कुछ टाइम बाद वो स्मेल आना आपको बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि जिस एरिया में वो H2S गैस बनी है वहाँ से उस गैस का होता है डिफ्यूजन। वहाँ से उस एरिया से गैस का होता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो ऐसा माना जाता है, पर प्रैक्टिकली वो ऐसा है या नहीं है दैट इज अनदर थिंग। पर ऐसा माना जाता है कि गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, और जब तक मूव करती है जब तक कि दोनों तरफ का, दोनों ही जगह का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक, तभी हमें स्मेल आना वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी गैसेस के डिफ्यूजन को बताता है। ग्राम्स लॉ में ग्राम ने क्या कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिस रेट से गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। गैस के मोलर मास के रूट के इक्वल होगा। क्लियर हुआ। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम दिखाते हैं R से और मोलर मास को दिखाते हैं हम N से। यही लिख देते हैं कैपिटल N। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास, दैट इज M। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं और R इज इक्वल्स टू 1/रूट। ठीक, क्लियर हुआ। ये हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये किन किन चीजों पर निर्भर करती है। पहली चीज गैस के प्रेशर पर, दूसरा एरिया ऑफ डिफ्यूजन, कितने एरिया में डिफ्यूजन हो रहा है, तीसरा टेम्परेचर पर, और मोलर मास पर तो करेगी ही। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि R इज प्रोपोर्शनल टू PA बाय रूट PM। ठीक, क्लियर हुआ। ये हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, अब इस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कुछ केसेस हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के केसेस को देखते हैं, क्या क्या केसेस उसने बताए गए थे। अब देखते हैं ग्राम्स लॉ का केस कि इसमें क्या किया है कि प्रेशर को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया और एरिया को किया कांस्टेंट। तीनों को हमने कांस्टेंट मान लिया। अब कांस्टेंट मानेंगे तो R इज इक्वल्स टू 1/√m। यही निकल कर आएगा जब हम प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया तीनों को कांस्टेंट मानेंगे। तीनों को कांस्टेंट मान लिया और हमने अब दो गैसेस ली। ठीक, एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, या इसको ऐसे लिखते हैं R1 इज इक्वल्स टू 1 मोलर मास ऑफ गैस 1। दूसरी गैस ली R2, ये इक्वल होगी 1/√m2। ठीक, दो गैसेस ली, एक का R1 और एक का R2। ठीक, और यहाँ हमारा D इज इक्वल्स टू होता है मोलर मास बाय 2। D इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या निकल कर आएगा हमारे पास फॉर्मूला। R1/R2 इज इक्वल्स टू m2/m1 का रूट, यही आएगा। और हमें मालूम है कि D इज इक्वल्स टू होता है m/2। ठीक, तो m/2 होगा तो ये इक्वल हो जाएगा d1/d2 का रूट। ये इसीलिए बताया है क्योंकि इस पर आते हैं न्यूमेरिकल्स। इस फॉर्मूला से पूछे जाते हैं आपके न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। अच्छा, अब हम देखते हैं तीन टर्म्स में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को कैसे लिखा जा सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकाली जा सकती है। पहले देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पूरा लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म्स में हम कैसे निकालेंगे,
रेट निकालनी है, ठीक। तो रेट इसके इक्वल होती है वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज्ड गैस बाय टाइम टेक, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज्ड गैस बाय टाइम टेकन, ठीक। तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू V1 V2 बाय T2। अब ये आया कैसे, ये जो ऊपर लिखवाया है मैंने वॉल्यूम के टर्म्स में, तो यहां से निकल कर आएगा R इज इक्वल्स टू V बाय T। और हमने दो गैसेस ले ली, एक का R1 और एक का R2, ठीक। एक तो हमारे पास फॉर्मूला आया ये निकल के, दूसरा V यहां लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस गैस ने ट्रैवल किया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड R माना, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रेट निकालनी है तो अपॉन टाइम टेकन, ठीक। तो R इज R1 अपॉन R2, नीचे की तरह ही डिस्टेंस ट्रैवल मतलब D1 बाय T1 अपॉन D2 बाय T2। एक फॉर्मूला हमारे पास ये निकल कर आ रहा है, ठीक। तीनों ही फॉर्म चार हो गए, A B C और ये D, ठीक। एक और देखते हैं फॉर्मूला नंबर E। ये कैसे निकलेगा, एक वॉल्यूम के टर्म्स में निकाला, एक डिस्टेंस ट्रैवल के टर्म्स में निकाला, एक निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो R इज इक्वल्स टू N बाय T हो जाएगा, तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू N1 बाय T1 अपॉन N2 बाय T2। ये हो गया फॉर्मूला नंबर E। अब आपके पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में 5 फॉर्मूले हैं। पहला R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट M, दूसरा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू M रूट में M2 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू रूट में D1 अपॉन D2, तीसरा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू V1 T1 अपॉन V2 अपॉन T2। ये वॉल्यूम के टर्म्स में हो गया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड के टर्म्स में हो गया, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। तो गैशियस लॉ हमने पढ़े आज, 7 गैशियस लॉ पढ़े, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-ल्यूसेक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और एक हमने पढ़ा इसमें आइडियल गैस इक्वेशन को। क्लियर हुआ? तो ये 7 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल 100% इसमें जरूर पूछा जाएगा इस चैप्टर से। अगर किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी लॉ में आपको प्रॉब्लम आई हो समझने में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जितने भी हमने 7 लॉज पढ़े हर एक का एक 2 एग्जाम्पल्स जरूर करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।